Good afternoon, students. लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस था, उसको मैं दिखा देता हूँ। आप देख लो, अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोगों ने सी डी ई जो है वो छोड़ दिया था। दैट वाज योर होमवर्क। सो वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। दो क्वेश्चन एसिडिक का था और एक बेसिक मीडियम का था। हाँ, कारण नहीं है बैलेंस। हम्म। हाँ, सही बात है। तो क्या होना चाहिए इधर? हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो। अच्छा, दोनों का बना रहा है। अच्छा, आपका क्या कोफिशिएंट? K3। अच्छा, 2MnO4 माइनस 3O4 माइनस। अच्छा, देखते हैं। अगर इसमें ये मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दिक्कत है? इसमें आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है ना? अच्छा, आई थिंक यहाँ पे OH होना चाहिए क्या? अब बैलेंस होगा क्या? चलो देखते हैं। C2H5OH और MnO4 माइनस है, यहाँ पे MnO2 है। सो द रिएक्शन जो हो रहा है, so reaction is C2 H5OH plus MnO4 माइनस, ये बना रहा है C2H3O माइनस और 2MnO2। MnO2 2MnO2 डी। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेते हैं सबका। वी ऑल नो व्हाट इज द प्रोसेस। सो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? यहाँ तो मैंगनीज का चलो 7 आ रहा है, यहाँ पे मैंगनीज का +4 आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन का कितना आएगा? कितना आएगा? -2। और इधर कितना आ रहा है? -1। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। वी हैव C2 माइनस, इधर से कन्वर्ट हुआ C2 -1।
ठीक है, तो नेट चार्ज जो है वो बैलेंस करते हैं, इधर नेट चार्ज -4 है, इधर नेट चार्ज -2 है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा +2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंगनीज MnO4 माइनस जो है कन्वर्ट हुआ है MnO2 पे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो हमें इक्वेशंस है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 आएगा इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 3 आएगा, इसका कोफिशिएंट 2 आएगा, इसका कोफिशिएंट भी 3 आएगा और इसका कोफिशिएंट भी 2 आएगा। सही है। ठीक है, तो 1-1 तो नहीं आ रहा है इसमें नॉर्मली, चलो कोई बात नहीं, आई थिंक इसमें गड़बड़ क्वेश्चन में ही होगा, यहाँ H2O गिवन था, यहाँ OH माइनस होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक बार आप फिर से ट्राई करके देखना अगर डाउट हो रहा है तो कि सही है कि नहीं है, हालांकि ये वाला जो है वो सही है, यहाँ OH माइनस होना चाहिए था। एनीवे और कोई इसमें डाउट है 14 में? नहीं? चलो 15 का देखते हैं, 15 का आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, 16 का है आंसर ए आएगा 16। हाँ 17 का डी आएगा, बहुत बढ़िया। फिर 18 का ए आ रहा है, ए है। किसी में डाउट है बताओ, 14 से लेके 18 तक नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम दैट वी आर यूजिंग, आइदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम है तो। ठीक है, तो दिस विल बी अ कॉमन टर्म एंड कॉमन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर देन हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट कर लिया था, उसमें हम लोगों ने टाइट्रेशन देखा था एंड वी हैव स्टार्टेड विथ सिंपल टाइट्रेशन। देन फिर हम लोगों ने डबल टाइट्रेशन के 2 केसेस देख लिए थे, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख रहा था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, 19 का, हाँ इसका बी आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगे और दो इक्वेशन और 2 वेरिएबल होगा, उन दोनों वेरिएबल से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो इसको, राइट। और फिर देन लेट्स सी अबाउट द थर्ड केस। पहले केसेस में क्या हुआ था और पहला और दूसरा केसेस में क्या हुआ था वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा था कि वी आर टेकिंग अ बेस एंड अ सॉल्ट, तो Na2CO3 और NaOH को टाइट्रेट कराया था HCl के साथ। तो NaOH क्योंकि ज़्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू Na2CO3 से, तो वो पहले रिएक्ट करेगा, तो पहले पूरा का पूरा NaOH खत्म हो जाएगा, उसके बाद जितना HCl बचा है वो HCl फिर Na2CO3 को उसके साथ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, और ये भी रिएक्शन कैसा होगा, स्टेप वाइज होगा, पहले एक 1H प्लस विल बी डोनेटेड टू Na2CO3 ताकि ये NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाए। ओके, देन ये जो 2 रिएक्शन आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमें बताएगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग फिनोप्थलीन यूज कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि द टोटल HCl यूज्ड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 विद n फैक्टर इक्वल्स टू 1। फिर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट में हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं, जहां पर NaHCO3 बना था जो सेकेंड इक्वेशन से, वो अब रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और ये NaCl और H2CO3 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो एंड पॉइंट पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि HCl हम लोगों के पास कितना यूज हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू द इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, और नेट हम लोग HCl कितना यूज हुआ था वो भी निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों एंड पॉइंट में जितना HCl हम लोगों ने यूज किया था उतना। फिर केस 2 हम लोग देख रहे हैं कि हम 2 सॉल्ट अब यूज कर रहे हैं,
Na2CO3 और NaHCO3 यूज कर रहा है। तो Na2CO3 क्योंकि ज़्यादा बेसिक है, पहले Na2CO3 रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट होगा NaHCO3 में। अब यहाँ से जितना फिनोप्थलीन है वो यूज हो चुका है, दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। एट दिस पॉइंट वी कैन से कि इक्विवेलेंस ऑफ HCl is equal to equivalence of Na2CO3, which will be also equal to equivalence of NaHCO3 produced in first equivalence point। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है लिखना क्योंकि मिक्सचर में भी ऑलरेडी NaHCO3 प्रेजेंट है और रिएक्शन से भी बन रहा है। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट में हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज जब यूज करेंगे तो जितना NaHCO3 है वो सब रिएक्ट करेगा। तो कौन कौन सा NaHCO3 है जो मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट था और जो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ वो। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl। और एक NaHCO3 का इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? NaHCO3 का जो मिक्सचर में प्रेजेंट है प्लस जो रिएक्शन से बना था उससे हम लोगों के पास टोटल इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 निकल जाएगा। फिर आते हैं केस 3 में। केस 3 में हमारे पास बेस भी है और हमारे पास दो सॉल्ट्स भी हैं। तो वी हैव टेकन एज मच कंपोनेंट इन द मिक्सचर एज पॉसिबल। ठीक है, तो NaOH, NaHCO3 और Na2CO3। तो पहले HCl NaOH से रिएक्ट करेगा, उसके बाद HCl Na2CO3 से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NaHCO3। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली चीज ये है कि NaHCO3 रिएक्शन के बीच में बन भी रहा है और मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट भी है। इस एंड पॉइंट पर, फर्स्ट एंड पॉइंट पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3, जिसका एन फैक्टर हम लोग 1 बोल रहे हैं क्योंकि एक आयन एक्सचेंज किया है इसने, दैट विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड। इस रिएक्शन से, जो सेकंड वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि the equivalence of NaHCO3 produced will be also equals to equivalence of Na2CO3 with n factor 1, है ना। फिर अब हमारे पास फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद मिक्सचर में सिर्फ बचा है NaHCO3, सब बाकी सब खत्म हो गया, Na2CO3 भी खत्म हो गया, NaOH भी खत्म हो गया। तो इस पर अगर हम लोग HCl का रिएक्शन करवाते हैं तो NaHCO3 HCl के साथ रिएक्शन करके एज इट इज जो पहले बना रहा था NaCl और H2CO3 वो बनाएगा। इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि द इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3, राइट। अब ये NaHCO3 कहाँ से आया है? ये आया है जो कि ऑलरेडी मिक्सचर में प्रेजेंट है वो, और जो कि रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था वो। तो जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था वो तो यही है जो अब ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन देखा था। राइट, तो मैं इस टर्म को इससे रिप्लेस भी कर सकता हूँ, है ना। तो दैट विल बी इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3, राइट। तो ये बस जो है आपका लिखने का खेल है, मतलब अगर आप लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ कि कौन से इक्विवेलेंस पॉइंट में कौन सा रिएक्शन होगा, तो आपको इजीली इक्वेशन देख करके आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और वहां से क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर सकते हो। इनके क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टिपिकली थोड़े लंबे होंगे, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, बट ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है और टिपिकल क्वेश्चन है तो हम लोग छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे लेट्स सी अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि NaOH and NaHCO3 are dissolved in 200 ml aqueous solution in presence of phenolphthalein indicator. 17.5 ml of 0.1 normal HCl are used to titrate this solution.
ठीक है, फिनोप्थलीन जब यूज किया था तब 17.5 ml HCl लगा था. नाउ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड इन द सेम सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन में फिर हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, ठीक है, एंड टाइट्रेटेड एंड रिक्वायर्स 2.5 ml ऑफ सेम HCl, उसी HCl का जो हम लोगों ने पहले यूज किया था 0.1 नॉर्मल का, उसका और अमाउंट लगा है. So now we have to calculate the normality of NaOH and NaHCO3. NaHCO3. Just let me check this question. हाँ NaHCO3 होना चाहिए. NaHCO3. देखिए इसको सॉल्व करके इक्वेशंस लिखिए, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट का, वहां से जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा.
कुछ आ रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बोलो। नहीं हो रहा है, अच्छा। इक्वेशन लिखा सबका? बताओ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में किसका रिएक्शन होगा? किसका रिएक्शन कर रहा है? हम्म, और कोई रिएक्शन होगा क्या? NaHCO3 रिएक्ट करेगा क्या अभी इस पॉइंट पर? बोलो। कंफ्यूज हो? कंफ्यूजन है तो केसेस देखते हैं, चलो। देखो केस 3 में NaHCO3 फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में रिएक्ट कर रहा है। नहीं कर रहा है ना? केस 2 में कर रहा है? केस 1 में कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी नहीं करेगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट और यू कैन ऑल्सो गेस कि वो रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। अल्टीमेटली अगर जब आप लिखोगे NaHCO3 के बारे में और इसको रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में। आप खुद से भी चेक करके देख सकते हो कि रिएक्टेंट क्या है ना? रिएक्टेंट यहाँ पे ये बेस है या बेसिक सॉल्ट है, और यहाँ पे जो हमारे पास मिक्सचर बन गया वो एसिडिक सॉल्ट है। तो बेसिक से एसिडिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा इंडिकेटर लगना चाहिए? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, या मिथाइल रेड, ये सब लग सकता है, राइट। सो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि भाई इक्विवेलेंस ऑफ NaOH is equal to equivalence of HCl, ठीक है। और यहाँ से इक्विवेलेंस से हम लोगों को क्या निकालना है? नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी निकालना है तो इनिशियली क्वेश्चन में गिवन है कि वी हैव 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड NaHCO3, तो इसका वॉल्यूम हमको पता है 200 ml, इसका नॉर्मालिटी ही निकालना है और इसका इक्विवेलेंस इज गिवन कि 17.5 ml से रिएक्शन होता है और इसका नॉर्मालिटी है 0.1 नॉर्मल। तो यहाँ से आपका N आ जाएगा 0.00875 नॉर्मल। ये किसका आया? NaOH का आया। अब NaOH तो खत्म, NaOH अगर खत्म हो गया है तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन हो जाएगा।
NaHCO3 से HCl और यहाँ से मिल जाएगा आपको NaCl प्लस H2CO3। यहाँ से भी हम लगा सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 is equals to equivalence of HCl। इक्विवेलेंस ऑफ HCl गिवन है 2.5 ml यूज कर रहे हैं हम लोग HCl का, और इसका मोलैरिटी है 0.1 नॉर्मल या 0.1 मोलर। इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 के लिए अब यहाँ पे 200 ml हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में हम लोगों ने फिर से मिथाइल ऑरेंज डाल करके फिर HCl के साथ टाइट्रेट कराया है। तो 200 ml सॉल्यूशन का पहले था, उसके बाद हम लोगों ने 17.5 ml और ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा ये आ जाएगा 217.5 ml, और यहीं से आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। हाँ आएगा बिल्कुल, सोचना ही नहीं है नहीं, इजी नंबर नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू योर कैलकुलेशंस फास्ट। डोंट थिंक कि आपका कैलकुलेशन आसान आएगा हमेशा। भले जेई मेंस में नहीं आएगा, लेकिन जेई एडवांस या फिर कोई और एग्जामिनेशन दोगे बिट्स पिलानी का या फिर WBJE का या फिर और कोई, तो उनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आएंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो नथिंग एल्स दे कैन what we can say कि you can they can select you for, ठीक है। So they are selecting for your concepts, they are selecting for your good calculations means good mathematics, so that is what they need, okay। So chemistry में आपको क्वेश्चंस घुमाए तो जा नहीं सकते, so normally जो है आपका calculations थोड़े टफ होते हैं, okay। मान लो कि इसी में अब हम लोग जो है NaOH ले लें, वही सेम क्वेश्चन है, कि NaOH ले लिया और Na2CO3 ले लिया, ठीक है। चलो मैं उधर ही आता हूँ, PDF में ही आते हैं। ओके तो हाँ, लोग दोबारा इसी में आते हैं, मूल कॉन्सेप्ट वाले हैं, और इसमें सिमिलर क्वेश्चंस, यही मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। थिंग इज कि इसमें हम लोग कर देते हैं NaHCO3 की जगह Na2CO3 कर देते हैं। अब देखो इसका निकाल करके कितना आएगा।
आ रहा है कुछ? NaOH का आ रहा है। NaOH का कितना आ रहा है? अच्छा, और Na2CO3 का? अच्छा, NaOH का? 0.75/200। चलो, तो पहला फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का इक्वेशन लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, क्या इक्वेशन आएगा? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में NaOH प्लस HCl, NaCl और H2O बनाएगा। ठीक है, हाँ तो बोलने तो दो भाई, आ रहे हैं। फिर Na2CO3 प्लस HCl आपका NaHCO3 बनाएगा और NaCl बनाएगा। ये दो रिएक्शन होगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। इस इक्विवेलेंस पॉइंट पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट एंड पॉइंट पे कि equivalence of HCl is equal to equivalence of Na2CO3 plus equivalence of NaOH। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 17.5 इंटू 0.1 is equal to 200 इंटू N of Na2CO3। N of Na2CO3 को मैं A मान लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 इज A प्लस 200 B। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। सेकेंड एंड पॉइंट पे जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो Na2CO3 जो NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया था फर्स्ट एंड पॉइंट पे, वही NaHCO3 सेकेंड एंड पॉइंट पे रिएक्ट करेगा। तो NaHCO3 रिएक्ट्स विद HCl टू गिव NaOH प्लस NaCl प्लस H2CO3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड एंड पॉइंट पे इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3। ठीक है, अब इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 कितना आएगा? इतना ही तो आएगा। नहीं, तो यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगा इक्वेशन 2.5 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 208। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व कर लीजिए, a और b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप a का वैल्यू निकालेंगे तो वो a का वैल्यू आ गया 0.25 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, और b का वैल्यू आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 200। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग ये घर पे करो, थोड़ा सा टिपिकली ये लंबा जाएगा आपको। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का एक वेरिएशन देखा हम लोगों ने, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 भी ये होमवर्क होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज अ बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है, या फिर ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास लैबोरेटरी में पर्टिकुलर इंडिकेटर नहीं है। मान लो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज नहीं है। ठीक है,
और हम लोगों को बेस का टाइट्रेशन, जो एसिड का टाइट्रेशन है वो करना है बेस के साथ। तो मान लो HCl का टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, एंड वी डोंट नो द कंसंट्रेशन ऑफ HCl एंड वी डोंट हैव मिथाइल ऑरेंज, तो हमारा टाइट्रेशन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और अगर वीक एसिड वीक बेस भी है हमारे पास, तब भी टाइट्रेशन जो है ये पॉसिबल है, सिंपल टाइट्रेशन। तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो बैक टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि हम इनिशियली जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास एनालाइट का, उसमें हम लोग HC एक्सेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल देते हैं, टाइट्रेंट। एक्सेस टाइट्रेंट डालने के बाद जो है उसको फिर से टाइट्रेट कर देते हैं। तो सपोज कि हमारे पास जैसे NH4OH था, ठीक है। NH4OH में हम लोगों ने ऐड कर दिया एक्सेस HCl, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो आपका एसिडिक हो गया, NH4OH तो टाइट्रेट हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग HCl। इसको फिर से हम लोग दोबारा टाइट्रेट कर देंगे NaOH से, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग बैक टाइट्रेशन। और इसमें जनरली जो हम लोगों के पास अप्रोच होता है सॉल्व करने का, वो जो है वो हम पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन से हम लोग जो है सॉल्व करने जाते हैं। देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मैं आ रहा हूँ थ्योरी पे, जो भी थ्योरी लिखा हुआ है दैट इज व्हाट आई सेड। सो जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं, हमारे पास एक 0.56 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन which is CaO is dissolved in acid and the calcium is precipitated as calcium oxalate which is CaC2O4, ठीक है। लाइमस्टोन का सैंपल था हमारे पास, और उस सैंपल को हम लोगों ने एसिड में डाल के उसको कैल्शियम ऑक्सलेट में कन्वर्ट कर दिया। द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश्ड एंड डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट H2SO4। जो भी मिला हम लोगों को ऑक्सलेट, उसको हम लोगों ने H2SO4 में डिजॉल्व कर दिया। The solution required 40 ml of 0.25 normal KMnO4 solution for titration। अब ये जो हम लोगों ने डिजोल्व किया है CaC2O4 को H2SO4 में, इसके लिए रिक्वायर्ड हमारे पास KMnO4 का सॉल्यूशन इतना है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द लाइमस्टोन सैंपल, राइट। तो ये एक तरीके से बैक टाइट्रेशन का हमारे पास सॉल्यूशन है या क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं डायरेक्टली KMnO4 से जो है वो टाइट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए पहले इसको सॉल्यूशन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया और इसका एसिडिक सॉल्यूशन बना करके फिर KMnO4 से हम लोगों ने रिएक्शन किया है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा कब हो सकता है, मान लो कि हमारे पास लैबोरेटरी में जो है वो प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोगों ने पहले वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें मान लो हमारे पास फिनोप्थलीन नहीं होता, फिनोप्थलीन नहीं होगा तो फिर दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू टाइट्रेट फ्रॉम दैट पीएच रेंज, 8 से 10 का पीएच रेंज में डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए पहले एक्सेस डाल देते हैं, एसिड एक्सेस डाल दिया, एसिड एक्सेस डालने के बाद जो एक्सेस बचा उससे फिर टाइट्रेट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंस ऑफ CaC2O4 is equals to milli equivalence of KMnO4, CaC2O4 का is equals to KMnO। और ये सब एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में वी नो KMnO4 जो है आपका Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बट उसके लिए रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इजीली वी कैन राइट इट डाउन एज अ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास मिली इक्विवेलेंस ऑफ CaC2O4 आ गया विच इज 10 मिली इक्विवेलेंस। तो equivalence of CaC2O4 will be also equals to equivalence of CaO, नहीं, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन से, तो वो भी 10 मिली इक्विवेलेंस आएगा। यहाँ से हम लोग मास ऑफ CaO निकाल सकते हैं इजीली, और यहाँ से आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लो सॉल्यूशन या क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए।
मास ऑफ CaO कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो CaO का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 56 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए एक और सॉल्यूशन मैं दे देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन का। पहले इससे पहले हम लोग जो है कुछ थ्योरीज देख लेते हैं क्या क्या है इसमें मेंशन किया हुआ। So a back titration is also known as indirect titration, is generally a two-stage analytical technique. ठीक है, मान लेते हैं एक रिएक्टेंट A है हमारे पास ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग एनालाइट कह रहे हैं, इज रिएक्टेड विथ एक्सेस रिएक्टेंट B ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, a titration is then performed to determine the amount of B reacted or the amount of reactant B in excess। तो जो भी एक्सेस में B हम लोगों ने लिया होगा, जो बच गया होगा B, उसको हम लोग फिर टाइट्रेट कर देंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कि B कितना बचा था। वी नो कि B कितना ऐड हुआ है एंड वी नो कि B कितना बच गया है बाय वाया टाइट्रेशन, तो वी नो कि B कितना रिएक्ट हुआ होगा, है ना। तो इट इज समथिंग लाइक कि हमारे पास जो है A है, B है और ये जो है C है। ठीक है, तो इसमें से वी हैव A और ये हम लोगों ने टोटल B लिया था और इसको हम लोग एक्सेस में ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि B का कुछ पार्ट जो है वो A के साथ रिएक्ट हो गया, है ना, ये पार्ट रिएक्ट हो गया A के साथ। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए हम लोगों ने इसको टाइट्रेट कर दिया। ठीक है, तो जो अगर आपको B का रिमेनिंग पार्ट पता चल गया और आपको पता है कि टोटल अमाउंट ऑफ B कितना यूज है, तो यहां से आप टोटल B used माइनस एक्सेस, या फिर ऐसा लिख दो रिमेनिंग B used for titration। यहां से क्या पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि B रिएक्टेड विथ A के साथ कितना रिएक्ट हुआ। ठीक है, so generally the back titration is used when one of the reactant is volatile, right, like ammonia, either acid base जो है जो इसका रिएक्शन हुआ है is an insoluble salt, for example calcium carbonate। ठीक है, और a particular reaction which is slow, or direct titration would involve a weak acid weak base titration। ठीक है, तो एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। जब भी हम लोग वीक एसिड वीक बेस लेते हैं ना, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन कि इसका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। तो उस टाइम पे हम लोग एक्सेस रिएजेंट डाल करके बैक टाइट्रेशन यूज करते हैं। तो इसमें देखो कैसे होता है, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सो मैं जो है ये क्वेश्चन कर देता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग बाकी का क्वेश्चन देखिए कैसे। सो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि अ सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर 0.608 ग्राम containing nitrogen as ammonium sulfate
ठीक है, तो इसका जो वेट है वो है 0.608 ग्राम और इन अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है इसमें, NaHSO4 was analyzed for nitrogen by heating with sodium hydroxide। ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से हीट किया तो ये हमारे पास रिएक्शन मिल गया हम लोगों को। The ammonia was trapped in 46.3 ml of 0.213 molar HCl। ठीक है, the excess of HCl was neutralized with 44.3 ml of 0.128 molar NaOH। Okay. The percentage of nitrogen in fertilizer is x.65%, 65%, the value of excess। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म में आएगा x.65% के टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने, जो भी हमारे पास फर्टिलाइजर था जिसमें अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है, इसमें हम लोगों ने पहले NaOH मिलाया, NaOH मिलाने के बाद अमोनिया फॉर्म किया, अमोनिया फॉर्म करने के बाद जो है हम लोगों ने इसमें एक्सेस ऑफ HCl डाल दिया है। ठीक है, ये HCl, और ये HCl जो एक्सेस में डाला है, जो बचा हुआ HCl था उसको हम लोगों ने फिर न्यूट्रलाइज कर लिया NaOH के साथ। ठीक है, तो हम लोगों के पास 43.3 ml और इसका 0.21 मोलर HCl है और 44.3 ml और 0.128 मोलर NaOH। राइट, चलो इसको देखते हैं हम सॉल्व करके, हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। कैसे आएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ। ऐसे क्वेश्चंस में जो है हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग जो है इसमें फ्लो चार्ट बना लें, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद जो है हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, हमें दिखेगा कि भाई क्या चल रहा है पूरे रिएक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास है अमोनिया NH3, हमने इसको जो है ऐड कर दिया है एक्सेस HCl में। ठीक है, इसका जो अमाउंट हम लोगों ने लिया है वो 46.3 ml है और 0.21 मोलर है। इसको हम लोगों ने फिर जो बचा हुआ अमाउंट था उसको टाइट्रेट कर दिया NaOH के साथ। ये हो गया आपका 44.3 ml और 0.128 मोलर। ठीक है, तो एज आई सेड हम जो सॉल्यूशन करेंगे, जब इसका सॉल्व करेंगे तो हम लोग पीछे से जाएंगे। ठीक है, विल सॉल्व और विल अप्रोच द क्वेश्चन फ्रॉम द बैक साइड। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि वी डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NH3, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, वी नीड द अमाउंट ऑफ NH3। फॉर दैट मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। जब टाइट्रेशन हो रहा है ये वाला, ये टाइट्रेशन, तो इस टाइट्रेशन में वी कैन से कि इक्विवेलेंस ऑफ NaOH is equal to equivalence of HCl remaining। ठीक है, रिमेनिंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्सेस में जो है कुछ पार्ट जो है वो NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बाकी का जो बच गया पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग टाइट्रेट कर दे रहे हैं NaOH के साथ। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू 44.3 इंटू 0.128 और ये मिली इक्विवेलेंस आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, मिली इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं। राइट, सो नाउ वी कैन से कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl reacted with NH3
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल HCl माइनस HCl रिमेनिंग, है ना। तो टोटल HCl कितना था 46.3 इंटू 0.21 माइनस 44.3 इंटू 0.128, ठीक है, ये इसका वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, वैल्यूज इसका गिवन है विच इज 9.86 और इसका वैल्यू गिवन है 5.67, ठीक है। तो इससे जब आप निकालोगे तो आपको ये 4.19 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को मिल गया मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl रिएक्टेड विथ NH3, राइट। और ये किसके बराबर होगा, ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3, तो यहां से हमें मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3 भी मिल गया, राइट। नाउ वी नो कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3 कितना है, विच इज 4.19, तो 4.2 ले लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। 4.2 milli equivalence, that is also equals to milli equivalence of ammonium sulfate, कैसे बोल रहे हैं ये, तो इसको हम लोग इसलिए बोल रहे हैं ऐसे क्योंकि यहाँ रिएक्शन देखिए, ये वाला रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में हम लोग कह सकते हैं ना कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, तो इस रिएक्शन से इक्विवेलेंस दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारे पास इक्विवेलेंस आ गया, ठीक है। मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3 is equals to equivalence of sodium sulfate. So सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंस, सॉरी अमोनियम सल्फेट का इक्विवेलेंस हमें मिल गया यहाँ से। नाउ वी नो कि मिली इक्विवेलेंस अगर मिल जाता है तो वी नो कि व्हाट इज द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट, which is 4.2 multiplied by its molecular mass. मॉलिक्यूलर मास कितना आता है NH4OH का, अच्छा NH4 होल ट्वाइस SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास आई गेस आता है 116 आता है ना। 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 32, 32 प्लस 48, 48 प्लस 32 आपका हो गया 80, 80 और 36, ठीक है 116, तो ये आपका मिलीग्राम में आ जाएगा, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ अमोनियम, विच इज अमोनिया नहीं नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन फाइंड आउट करना होता ना, वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाँ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द फर्टिलाइजर, ये फाइंड करना है। तो वी नो व्हाट इज द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन, वहां से हम लोगों के पास मास ऑफ नाइट्रोजन भी आ जाएगा, तो इतना मास है इसके पास मिलीग्राम। और सो वी नो कि 116 में वी नो, देखो निकाल के, मेरे तो 116 आ रहा है, हाँ। सो वी नो 116 ग्राम में
contains 28 ग्राम नाइट्रोजन, है ना। 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो आपका 4.2 इंटू 116 मिलीग्राम NH4OH contains 28 divided by 116 into 4.2 multiplied by 116 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 28, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सैंपल। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 28 into 4.2 divided by 0 point, कितना मास लिया था सैंपल का? सैंपल का मास था हमारे पास 0.608। ठीक है, इंटू 100। कुछ और करना है क्या इसमें? ये आपका आ जाएगा 1616 मिलीग्राम में आएगा, मिलीग्राम में आया तो इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड। देखो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 28 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 608। हाँ 19.34 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? ये तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, या 19 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग शायद, सही बात है। मास इक्विवेलेंस था ये इतना डिवाइडेड बाई 2, यस, डिवाइडेड बाई 2। तो हाँ कहाँ पे? हाँ 116 वाज मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो हम लोग मिली इक्विवेलेंट से जो मास निकाल रहे हैं उससे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास से किया था इसलिए यहाँ नहीं आ रहा था। अब आई थिंक ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये आएगा 9.65 के आसपास आएगा, 65 के आसपास। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली 9.65 ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ अप्रोक्सीमेशन कर दिया, देख रहे हो ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया हुआ, 4.19 था या 4.2 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से ये जो x का वैल्यू आ गया ये 9 आ जाएगा। नहीं तुम देख लो, अब तुम गलती कर रहे हो, बाकी सबका तो 116 आ रहा है। हाँ हाँ पूरे का। अच्छा चलो 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ये डिस्कशन यही खत्म कर देते हैं। SO4 96 कैसे हो जाएगा यार? अच्छा चलो देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 64, हाँ सही बोल रहा है ये तो, ठीक है 132 ही आ रहा है फिर तो ये।
फिर तो पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो रहा है, यहाँ से गलत हो रहा है ना। चलो कोई बात, देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। 132 कहाँ गया, 132, और यहाँ पे भी 132 आना चाहिए, नहीं। चलो, तो ये कोई फैक्टर कोई वैसे ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है आंसर को, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो देख लो एक बार सॉल्यूशन कैसे किया है। ये थोड़ा मैंने टफ क्वेश्चन उठाया है पहले ही, बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो थोड़ा नॉर्मली इजी रहेंगे इससे, ये क्योंकि बाकी बैक टाइट्रेशन वाला तो कॉन्सेप्ट देखो इजी है। हम लोगों को हमेशा यही इक्वेशन जो है वो लिखना पड़ेगा, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, ये कौन सा है मैं बोल रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन हमेशा जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली जब हम लोग बैक पीछे से जब हम लोग अप्रोच चालू करेंगे इस सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन का, तो आपके पास आपको पता होगा कि जो रिमेनिंग एसिड है वो कितना है वाया दिस कंपोनेंट NaOH के अमाउंट, NaOH का अमाउंट जो दिया हुआ है उससे हम लोग को पता चलेगा कि रिमेनिंग HCl कितना बचा हुआ है। रिमेनिंग HCl से फिर हम लोग को पता चलेगा कि कितना रिएक्ट हुआ है, क्योंकि वी विल नो द होल अमाउंट ऑफ द HCl यूज्ड, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा HCl दिया हुआ है एंड वी नो कि कितना अमाउंट रिमेनिंग है, वहां से हम लोगों के पास HCl रिएक्टेड आ जाएगा। तो अभी ऊपर देख लो सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, लिख लो अगर लिखना है तो। नेक्स्ट पेज में जाना हो तो बताना है ना। क्या इधर का, हाँ इधर इधर भी 100, हाँ 132 होगा, सही बात है। ये 1000 समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं।
या चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 22। हाँ बोलो। मैं बता दूंगा, आपको मैं बताऊंगा, विल डिस्कस दिस एट द लास्ट ऑफ द क्लास।
टीचर में और देखते हैं। नहीं, इंटीजर में नहीं आ रहा है, इसका पॉइंट्स में आएगा आंसर, 0 पॉइंट समथिंग कुछ। हाँ, कितना आ रहा है? हाँ, 0.114 आएगा, बहुत बढ़िया। सबका आ रहा है? ओके, टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम और ले लो, उसको सॉल्व कर लो, देखो आता है कि नहीं। अच्छा, तो आई गेस कि आप लोगों से हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो ये जो है आपका पैकेज का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसमें से देख लेना कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बैक टाइट्रेशन। और एक और तरीके का टाइट्रेशन होता है विच इज आइडिमेट्री एंड आइडोमेट्री। सो दे आर रिडॉक्स टाइट्रेशंस एंड इन अ वे आइडिमेट्री जो है वो आपका एक बेसिक सा सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें हम लोग आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं Na2S2O3 के साथ, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन होता है नॉर्मली वो देखो कैसे हो रहा है। ये रिएक्शन में I2 और S2O3 2 माइनस का रिएक्शन हो रहा है एंड I2 is converting into I minus and S2O3 2 माइनस इज कन्वर्टिंग टू S4O6 2 माइनस, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका एन फैक्टर अगर निकाल लें, और निकाल भी लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं हम लोग एन फैक्टर, तो I2 is converting to 2I माइनस और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फिर एन फैक्टर निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा एन फैक्टर। फिर देन हम लोग अगर S2O3 देखें, S2O3 2 माइनस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसको पहले कन्वर्ट कर ही लेते हैं, S4O6 2 माइनस बैलेंस कर लिया। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता था +2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता था +2.5 ना, ये आता था ना, देख लो एक बार चेक करके। तो है ना, तो इसके बाद जो है हम लोग इसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा हो। सो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ 10 और यहाँ पे हो गया आपका एक सल्फर में +2 चार्जेस है तो 4 में +8 और यहाँ पे 4 में +10 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग जो एन फैक्टर है वो डिफाइन कर सकते हैं। एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1 2/2 और इसका हो जाएगा 2। इसी का एक वेरिएशन है विच इज आइडोमेट्री। आइडोमेट्री एक तरीके से इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है और रादर वी से कि एक तरीके से बैक टाइट्रेशन है। तो इसका जो फ्लो होता है वो फ्लो देखो कैसे हो रहा है, रिएक्शन का फ्लो जो है एक हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, लेट्स कॉल इट ए विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको एक्सेस के आई से रिएक्ट करवाते हैं। सो दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज I- इनटू I2, ठीक है, और I2 को फिर हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं Na2S2O3 के साथ ताकि वो I- और S4O6 2- में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो गया आपका, ये वाला जो स्टेप है वो आप देख सकते हो कि ये ऊपर में जो हम लोगों ने किया था अभी आइडोमेट्री का, ये वही स्टेप है। ठीक है, इसमें बस एक एडिशनल स्टेप हम लोग ये लगा रहे हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के एक्सेस के आई के साथ रिएक्शन करवा दिया बस। इस इक्वेशन को देख करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ I-, मैं उल्टे से जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग बैक टाइट्रेशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग बैक टाइट्रेशन से हम लोगों को उल्टे से जाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंस ऑफ I- इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3, 3 होना चाहिए यहाँ पे, Na2S2O3 which will be also equals to equivalence of A which is an oxidizing agent। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंस इक्वेशन से हम लोग जो है नॉर्मेलिटी या फिर जो भी गिवन एंटिटी है या आस्क्ड एंटिटी है वो निकाल सकते हैं। वेरी गुड रितम। सो ये देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये करके देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 25 करो, ठीक है, उसके बाद 24 करो। ये क्वेश्चन नंबर 25 के लिए है, ठीक है। अगर किसी को मास ऑफ ब्रोमीन चाहिए तो दैट इज 80।
पोटेशियम का 39। अच्छा देखते हैं, और लोगों को सॉल्व करने देते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है कि? ओके, ठीक है। ओके रितम, गोविंदा। ओके, सो किसी को डाउट लग रहा है कि ब्रोमीन का जो है वो एन फैक्टर क्या लेंगे, तो नॉर्मली KbRO3 जो है वो कन्वर्ट होता है Br। ठीक है, तो वो सीधा का सीधा ब्रोमीन +5 से Br0 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा इसमें इसका। We just have to equate the equivalence of Na2S2O3 equals to equivalence of KbRO3. आप लोगों ने इसमें Br- लिया है क्या? ये क्या लिया है? B कैसे आ रहा है? मतलब और D भी आ रहा है। अच्छा, तो कहाँ Br को Br+5 से कहाँ कन्वर्ट करवाया आप लोगों ने इसको? हाँ, KbRO3 को एन फैक्टर क्या लिया है KbRO3 का? क्यों? 1 अगर लेंगे तब भी तो आंसर नहीं आएगा आपका 0.12। इसको Br- में कन्वर्ट करना है, Br- में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Br-, KbRO3
कन्वर्टिंग टू पी आर माइनस, यहाँ से इसका एन फैक्टर जो है वो 6 आ जाएगा, 5 नहीं 6, ब्रोमीन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ KBRO3 is equal to equivalence of Na2S2O3। यहाँ से KBRO3 के लिए आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1000, नहीं डिवाइडेड बाई 1000 0.167 divided by 167 into 6 equals to normality into volume 50 by 1000। तो यहाँ से आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा which is 0.12। 24 करके देखो, या फिर 24 एज अ होमवर्क ले लो। 24 थोड़ा टिपिकली क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है, अभी 15 मिनट में नहीं हो पाएगा हम लोगों से ये क्वेश्चन, आपसे सॉल्व और मेरे से डिस्कशन। इसको रहने देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 24 को एज अ होमवर्क ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देयर आर सम स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसमें से पहला है आपका परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 गैस। यहाँ पे इससे पहले डिस्कशन से पहले क्वेश्चन नंबर 25 में किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है, चलो। सो इस स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म में ओलियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और ओलियम इज नथिंग बट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4, जहाँ पे SO3 को हम लोग एज अ सॉल्यूट लेते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हम लोग X% लेवलिंग मीन्स 100 ग्राम ओलियम इन 100 ग्राम ओलियम, X minus 100 gram H2SO4 is required to react with SO3 so that to produce X gram of H2SO4। तो नॉर्मली आपको ये देख करके लग रहा होगा कि X का जो वैल्यू है वो आपका 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इट इज समथिंग लाइक कि 104.5 या 109%, ये कितना होता है। तो नॉर्मली ये है कि जैसे 109% ले लिया हम लोगों ने फॉर एग्जांपल, तो 109% ओलियम सैंपल अगर है हमारे पास, तो इसका ये मतलब है कि वी रिक्वायर 9 ग्राम वाटर टू रिएक्ट विथ SO3। ये SO3 कहाँ से आ रहा है, ये ओलियम में ऑलरेडी प्रेजेंट। 9 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ SO3 टू गिव 109 ग्राम H2SO4, टोटल H2SO4। तो जितना भी SO3 है इसमें वो सारा का सारा रिएक्ट हो जाएगा वाटर के साथ और आपको H2SO4 मिलेगा, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू विल गेट 109 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो जैसे देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि वाटर और SO3 का जब रिएक्शन कराएंगे तो वी विल गेट H2SO4, राइट। वाटर हम लोग कितना ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं 100 X माइनस 100 ग्राम, ठीक है। X माइनस 100 ग्राम अगर ले रहे हैं वाटर, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर X माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18, इतना मोल्स, ठीक है। अगर H2O का इतना मोल्स है तो H2SO4 का कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द रिएक्शन, वी कैन से कि 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है टू गिव 1 मोल। सिमिलरली H2SO4 का भी मोल्स हो जाएगा X माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18, ओके। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम, ये कितना है, 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है, तो इसका भी इतना ही मोल होगा X माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18। तो वेट ऑफ SO3 आ गया X माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 80। 80 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3। वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन, रिएक्शन से कितना प्रोड्यूस होगा, तो X माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 98, ठीक है। 98 इज द मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से 98 इतना मास प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन से, वाटर डालने के बाद इतना प्रोड्यूस हो रहा है। पहले से कितना था,
तो पहले से था x माइनस दिस, x माइनस द वेट ऑफ SO3, ठीक है। तो वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम इज 100 माइनस द वेट ऑफ SO3। टोटल कितना हो जाएगा वेट H2SO4 का इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट। सो पहले हम लोगों ने वेट ऑफ H2SO4 निकाला इन 100 ग्राम ओलियम, और अब हम लोग निकाल रहे हैं टोटल वेट H2SO4 का, राइट। तो पहले से जो प्रेजेंट था 100 ग्राम ओलियम सैंपल में प्लस जितना प्रोड्यूस हुआ है ना, तो 100 माइनस x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 80 प्लस x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 98। अब इसको जब सॉल्व करके आएगा तो आपको x ग्राम आएगा इसमें, है ना। देख लो ये कैलकुलेशन कैसे किया है, व्हाट डज इट मीन बाय x% लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास परसेंटेज लेवलिंग है, और इस परसेंटेज लेवलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये चेक कर रहे हैं कुछ एंटिटीज कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है। तो जैसे मान लो कि 104.5 परसेंटेज लेवलिंग है, तो इसमें वाटर कितना रिक्वायर होगा, 4.5, ठीक है, 4.5 ग्राम रिक्वायरमेंट। वेट ऑफ SO3 कितना होगा, यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालिए, 20 ग्राम, राइट। वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन, रिएक्शन से जो प्रोड्यूस है एक्स्ट्रा, वो कितना आएगा, 24.5, राइट। ये इसी फॉर्मूला से आप लगा करके सीधा निकाल सकते हो वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन, 104 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 विच इज 4.4 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 98। ये आ रहा है क्या, 4.5 डिवाइडेड बाई 18, 4, 98 बाई 4, हाँ यही है, 2146.5, ठीक है। वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन ओलियम, ओलियम में कितना प्रेजेंट था H2SO4 है, वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन ओलियम, ऑलरेडी प्रेजेंट, जो पहले से प्रेजेंट था 80 ग्राम ना। देखो 100 ग्राम ओलियम सैंपल लिया था, उसमें 20 ग्राम आपका SO3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री SO3, वेट ऑफ फ्री SO3। और यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम, ठीक है, विच वाज 80 ग्राम। फिर देखिए जैसे 109 ले लिया, तो रिक्वायर्ड वाटर कितना हो जाएगा, 9 ग्राम ना, 9 ग्राम। वेट ऑफ फ्री SO3 कितना आ गया, 40। वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड 49, और वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम 60 ग्राम, नहीं। इसमें बताइए 113.5 में 13.5, वेट ऑफ फ्री SO3 कितना आ रहा है, वेट ऑफ फ्री SO3 60 ग्राम। वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड कितना है, 73.5 आएगा क्या, है ना। ये देखो जितना वाटर रिक्वायर है और जितना फ्री SO3 है,
उसी का समेशन आ रहा है आपका वेट ऑफ H2SO4, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस रिएक्शन में जितना वाटर डालेंगे, जितना SO3 होगा, उतना H2SO4 प्रोड्यूस होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो 40 ग्राम आएगा, नहीं, फिर 118 में कितना आ जाएगा वाटर? 18 ग्राम। फ्री SO3 कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। अगर 100 ले लिया तो वाटर का रिक्वायरमेंट 0 के आगे क्या ही लगाना कुछ। फिर वेट ऑफ फ्री SO3 कितना है? 100 होगा या 0 होगा? 0 होगा, ठीक है। कोई कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, अगर कुछ SO3 प्रेजेंट नहीं है तो वाटर का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। फिर वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड 0, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ कुछ। और वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम वॉल्यूम इज सब का पूरा सिर्फ H2SO4 ही है, ठीक है। तो दैट इज अ प्योर H2SO4, उसको वॉल्यूम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मान लो कि अगर बोल दिया कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, तो दैट इज 100 इज द मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग, ओके। और मान लो कि 122.5 ले लिया, तो इसमें बताइए वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है? 22.5। SO3 कितना होगा इसमें? हंड्रेड आ रहा है, वेरी गुड। H2SO4 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा इसमें? और H2SO4 पहले से कितना प्रेजेंट था? नहीं, पहले से तो 0 होगा ना, तभी तो ये राइट। तो मैक्सिमम क्या हो गया आपका? मिनिमम हो गया 100 और मैक्सिमम हो गया आपका 122.5। यही है आपका जो परसेंटेज लेवलिंग है। दिस इज द मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग, ठीक है, 100, and this is the maximum percentage leveling। ठीक है, तो इसी रेंज में ही घूमता रहेगा आपका परसेंटेज लेवलिंग जो है वो, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन जो है हमारा, वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। H2O2 जो है वो हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए या ऑक्सीजन कंजर्व करने के लिए ना यूज करते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ O2 जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास X वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को कि H2O2 जो है वो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। उसमें जो सॉल्यूट है दैट इज H2O2 और जो सॉल्वेंट है दैट इज H2O, ठीक है। तो X वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मीन्स कि 1 लीटर ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन का 1 लीटर लें, ठीक है, तो दैट सॉल्यूशन ऑन डिकम्पोजिशन कैन गिव X लीटर ऑफ O2 गैस। अब मैं जब X लीटर ऑफ O2 गैस बोल रहा हूं तो इट इज समथिंग डिफरेंट। लिक्विड का वॉल्यूम इज डिफरेंट एंड गैस का वॉल्यूम इज डिफरेंट, ठीक है। और वो भी कब दे रहा है? ये STP पर दे रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जो पहले वाला डेफिनेशन था हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का, ठीक है। तो 1 atm एंड 273 केल्विन, इतने में ये X लीटर दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर 40 वॉल्यूम H2O2 है, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन का ये अगर हम लें इस सॉल्यूशन को 1 लीटर, तो ये 40 लीटर O2 प्रोड्यूस कर सकता है एट 1 atm एंड 273 केल्विन, ओके।
तो ये रिएक्शन अगर हम लिखें, कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का, तो देखो अगर हम लोग H2O2 को डिकम्पोज कर देते हैं इनटू H2O प्लस हाफ O2 में, ये गैस में प्रोड्यूस हो रहा है, ये लिक्विड में प्रोड्यूस हो रहा है और ये एक्वस में है, ठीक है। तो एसटीपी पर इसका जो वॉल्यूम है दैट इज x लीटर। कलर अलग यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका x लीटर है, ये एसटीपी पर है, ठीक है। तो इसका कितना मोल्स हो जाएगा, इसका मोल्स हो जाएगा x/22.4, ठीक है। ये इसका मोल्स हो गया, राइट। एंड वी नो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज वॉल्यूम एट एसटीपी, कितना होता है ये वॉल्यूम, 22.4 लीटर ना। तो ये वही कर रहे हैं, वो न्यू एसटीपी पे है, अभी ये ओल्ड कैलकुलेशन है तो इसीलिए ले रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो ये 1 एटीएम लिया है ना, अगर 1 बार लेते तो फिर 22.7, बट लेकिन ये जो पहले से डेफिनेशन है इसलिए पहले वाला डेफिनेशन ही हम लोग यूज कर रहे हैं। एनीवे, तो हम लोगों के पास देखो जैसे कितना मोल्स O2 प्रोड्यूस हुआ, तो x/22.4, राइट। अब इससे हम लोग तो ये निकाल सकते हैं कि H2O2 कितना प्रेजेंट होगा, ये देखो 1 मोल से हाफ मोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके 1 मोल प्रोड्यूस हुआ होगा तो इसका 2 मोल लगा होगा, है ना। तो दैट मीन्स H2O2 का मोल्स कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, 2x/22.4, इतना मोल रिएक्ट किया होगा H2O2 का, तब जाकर के इतना मोल O2 बना होगा, राइट। तो ये मोल्स ऑफ H2O2 आ गया, राइट। तो मोलारिटी क्या लिखते हैं हम लोग, मोलारिटी लिखते हैं मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिया हुआ है हम लोगों ने सॉल्यूशन का, 1 लीटर, ठीक है। जब वॉल्यूम 1 लीटर लिया है तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा, इतना ही, विच इज x/11.2, राइट। और H2O2 क्योंकि अब यहाँ ब्रेक हो रहा है तो इसका जो n फैक्टर है H2O2 का, इसका n फैक्टर कितना निकाला था हम लोगों ने, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है ना, तो n फैक्टर हम लोगों ने इसका 2 निकाला था, राइट। तो यहां से हम लोग मोलारिटी के बाद नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं, विच इज x/5.6, ठीक है। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज जो है वो आ रहा है, आइदर मोलारिटी या नॉर्मेलिटी। इसके बाद हम लोग इसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अदर कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा और साथ में कुछ 2 क्वेश्चंस मेंशन है, एक आपका परसेंटेज